अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 12 है उसके पहले एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो है वो देख लिए थे, उनका सलूशन भी देख लिया और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी और आपने उसके आंसर्स भी नोट कर लिए होंगे। तो आज हम लोग जो उसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन थे, तो 6, 7, 8 और 9 जो ये 4 क्वेश्चन हैं ये आज आप इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट आप लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। स्टेटमेंट है जी, इफ़ ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? बेटे देखें, उसने कहा है कि हमारे पास कोई मास m का पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर q चार्ज है, अगर उसको फील्ड के अंदर किसी भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर छोड़ते हैं तो क्या वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करेगा या फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करेगा और क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है या हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि बताएं कि उसकी मोशन कैसे होगी। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो ऐसा फील्ड जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो, तो हम कहते हैं ऐसे फील्ड को हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब यूनिफॉर्म फील्ड की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि 2 इनफाइनाइट शीट्स हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, तो इनके दरमियान जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर पॉइंट पे सेम होगी, डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सेम है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये आर्टिकल अगर किसी ने नहीं देखा हुआ, ये लेक्चर नहीं देखा, तो तमाम चैप्टर के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिए हुए हैं, वहाँ से जो भी लेक्चर आप देखना चाहें देख सकते हैं। अच्छा, ये था यूनिफॉर्म फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, उसने कहा है चार्ज हमने किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखना है, तो बताएं क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा उस फील्ड के अंदर जब वो मूव करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी। अब जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है वो 2 तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के चार्जेस से बन सकते हैं। फर्स्ट, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगा, उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, और जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी अलग होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इसके बाद ये केस हो सकता है कि हमारे पास 2 ऑपोजिट चार्जेस पड़े हों, तो उनकी वजह से भी जो फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। ना तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। तो अगर हम लोग किसी भी क्यू चार्ज को जिसका मास m है उसको इन दोनों नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर छोड़ेंगे तो हमने देखना है कि कैसी मोशन होगी उसकी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी क्यू चार्ज को इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो इसके ऊपर, अब वो भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और ये भी इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन
ये वाला चार्ज जो है ये चूँकि छोटा है, बहुत स्मॉल चार्ज है, तो ये इस चार्ज के फील्ड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। इस केस के अंदर देखेंगे अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है या जो क्यू चार्ज है वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, जहाँ पर रख देंगे वहाँ से स्ट्रेट लाइन को वो फॉलो करेगा। लेकिन जो बी वाली हमारी फिगर है या बी वाला जो सेकंड केस है हमारे पास, यहाँ पर हमारा जो ये चार्ज है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ये पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी आप फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा बल्कि कर्व्ड लाइन में मूव करेगा। तो ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसका जो वर्ड टू वर्ड आंसर है वो आप लोगों ने, दो केसेस हैं इसके अंदर, एक ये वाला केस तो फिर रेक्टिलिनियर मोशन होगी, अगर ये वाला होगा तो फिर ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगा बल्कि कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा। तो ये दोनों ही आंसर्स आप लोगों ने लिख देने हैं, आप जो है आंसर पिक से नोट कर सकते हैं। जी बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon? If balloon is spherical, assume that charge is distributed uniformly over the surface। तो क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होगी किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रबर बलून पे, और वो चार्ज जो है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बताएं कि क्या इसके अंदर ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला सारा पोर्शन, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरी है कि ये ज़ीरो ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ को देखते हैं या गाजीज लॉ का जो है सहारा लेते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं जी, हम लोग यहाँ पे कोई भी इनसाइड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। अब जो इसका सेंटर है वो ये है और इस सेंटर का जो फासला है बाउंड्री से या स्फीयर का जो रेडियस है वो हम कह देते हैं कैपिटल आर है। तो इस कैपिटल आर से छोटे रेडियस वाली हम एक गाशियन सरफेस जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। अब गाशियन सरफेस जब ड्रा कर ली हमने, हम चाहते हैं इस पी पॉइंट के ऊपर हम फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू गाजीज लॉ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्लोज्ड सरफेस इस गाशियन सरफेस में से किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो हमें ये पता है कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के ऊपर, सरफेस के ऊपर है, बलून के अंदर जो है कुछ भी नहीं है, बलून के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है या इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो Q जो है वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। चार्ज इनसाइड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि चार्ज जो है वो ज़ीरो है। तो इस वजह से हमारे पास गाजीज लॉ ने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस में से क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर के साथ। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है वो यहाँ पे पुट कर दें, इसका मतलब है कि दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो हो सकता है, आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर एक कंडीशन आपने पढ़ी कि अगर इन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो यानी कि जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो तो फिर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। तो क्या इस बलून का, उस स्फीयर का एरिया ज़ीरो है? नहीं, उसका एरिया ज़ीरो नहीं है। तो एरिया जब ज़ीरो नहीं है तो फिर कौन सी चीज़ दूसरी बची, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका भी आंसर जो है आप लोग नोट कर लें। जी बेटे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है।
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये करना ज़रूरी है, याद भी करना है आपने। तो बेटे स्टेटमेंट है, इज़ इट ट्रू दैट गाजीज लॉ स्टेट्स दैट, कहता है कि क्या ये सही है कि गाजीज लॉ ने ये स्टेटमेंट दी थी, कौन सी, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। तो बेटे जो उसने क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन के अंदर वो हमसे पूछा है कि गाजीज लॉ के क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है कि हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, इसमें से निकलने वाला फ्लक्स, या उसने उस स्टेटमेंट को बहुत लंबा चौड़ा करके कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो बाहर की तरफ जो जा रही हैं, तो उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, कि इसमें से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। तो क्या उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उस पर डिपेंड करती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये स्टेटमेंट ठीक है गाजीज लॉ की, तो हम लोग गाजीज लॉ से ही पूछ लेते हैं। गाजीज लॉ है हमारे पास, ये फार्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। गाजीज लॉ ने ये कहा, गाजीज ने ये कहा था अपने लॉ के अंदर कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होगा। यानी कि आप जितना चार्ज, नेट चार्ज जो क्लोज करती है वो सरफेस, उसको मल्टीप्लाई कर दे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी उस नेट चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज इनसाइड दी सरफेस। तो हम कहते हैं कि अगर चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे अगर एक चार्ज होगा तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस जो हैं जितनी भी प्रोड्यूस होंगी, अगर वहाँ पर एक और चार्ज रख दिया जाए, एक दूसरा चार्ज हम लोग रख दें, तो हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। पहले सिर्फ इसकी वजह से थी, अब इसकी वजह से भी फील्ड लाइंस होंगी। तो जितना चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतनी फील्ड लाइंस या उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट पूछी गई है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और गाजीज लॉ का रिलेशन भी यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है चार्ज इनसाइड दी क्लोज सरफेस। जी बेटे, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो पूछ रहा है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल आर ऑफ लो पोटेंशियल। बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी फील्ड के अंदर किस तरह से मूव करेंगे, क्या वो लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं या वो हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन से ही पूछ लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बताएगा, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज को नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट क्या करेगी, रिपेल करेगी, और पॉजिटिव चार्जेस वाली प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ये इस तरफ को मूव करेगा। और ये हमारा क्या है, ये हाई पोटेंशियल है, और ये हमारा लो पोटेंशियल है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो जहाँ पर लो पोटेंशियल होगा वहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो किस तरफ मूव करेगा, वो उससे दूर मूव करेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, वो किस तरफ मूव करेगा, फिर हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट भी कह सकते हैं। लो पोटेंशियल को हम नेगेटिव चार्ज प्लेट को हम लो पोटेंशियल भी कंसिडर कर सकते हैं, और बल्कि कंसिडर क्या कर सकते हैं, होता ही लो पोटेंशियल जो है। अब बैटरी देखते हैं तो उसके ऊपर एक बड़ी लाइन बनी होती है, एक छोटी जो सिंबल हम लोग देखते हैं, तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं जी
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल की लो पोटेंशियल टर्मिनल है। तो ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे मूव करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा। तो बेटे ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो आंसर्स आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर मिले वो भी आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड उनको कर लोगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मैं इंशाल्लाह ये सारा कंटेंट जितना भी है सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, मैट्रिक का, ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। सेकंड ईयर का चूँकि चैप्टर 1 हो गया हमारा, तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे पास। तो जैसे मुझे टाइम मिला फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स आ जाएंगे, मैट्रिक के भी लेक्चर्स आ जाएंगे, 9th 10th के फ़िज़िक्स के लेक्चर्स। तो तमाम बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे चैनल की वीडियोस को नेक्स्ट शेयर भी करें, अपनी व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो बच्चों को फ्री जो है वो दूँ, विदाउट कॉस्ट, जो विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसमें आप लोग मेरी हेल्प करोगे तो फिर ही दूसरे बच्चों तक पहुंच सकेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्यू टू कोरोना वायरस घरों के अंदर बैठे हुए हैं, वो इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रखते कि वो एकेडमीज़ के अंदर जाएं। तो मैंने इसी वजह से जो है ये काम शुरू किया है, और ये अल्लाह ताला हालात बेहतर कर दे। इसके बाद भी कंटिन्यूस आपका सेकंड ईयर का ईयर पूरा ही मैं पूरा कोर्स जो है वो पढ़ाऊँगा, और ऐसे ही पढ़ाऊँगा जैसे डेली लेक्चर हमारा पहले आ रहा है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।